नमस्कार, मैं हूं श्रवण गुप्ता और आप देख रहे हैं भारत एक्स फैक्टर। बहुत दिनों से आपसे बात नहीं हो पा रही थी। वो उसकी वजह ये थी कि मैं बाहर था, लेकिन बाहर मैं किसी अपने निजी काम के लिए नहीं था, मैं ख़बरों के लिए ही बाहर था। दिल्ली में बैठकर कई बार जो है पता नहीं लगता है कि देश के दूसरे हिस्सों में क्या हो रहा है। मतलब जहाँ से खबरें आती हैं, बड़ी खबरें आती हैं, वहाँ आप जब तक न जाएं तब तक पता नहीं चलता है। हाँ, बैठकर जो है आप किसी चीज़ पर टिप्पणी करना जो है सही नहीं होता। सही ये होता है कि आप उस जगह पर जाएं, उसके बाद फिर कुछ बोलें। यही चीज़ मैंने जो झारखंड का इलेक्शन हुआ था पहले अभी पिछला जो इलेक्शन हुआ था, झारखंड गया था मैं, वहाँ के गांव ब्लॉक तक गया था। उसके बाद फिर बिहार इलेक्शन कवर किया था मैंने, बिहार के लगभग हर ज़िले में गया था। उसके बाद जो है आपको जो है बिहार इलेक्शन के बाद बताई थी, और बहुत पहले मैंने ये कह दिया था कि नीतीश कुमार की सरकार जो है आएगी, क्योंकि वहाँ जाकर साफ दिखता था कि जिस आदमी ने इतना काम किया है उसे दोबारा आने से कौन रोक सकता है। तो फिर नीतीश कुमार की सरकार आई भी। तो अभी जिन खबरों के पीछे मैं गया था उसमें एक खबर तो ये थी कि जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, वो कुछ दिनों पहले जो है बिहार के सीमांचल में गए थे और उन्होंने किशनगंज में एक दिन, पूर्णिया में एक दिन, अररिया में एक दिन बिताया था। और दरअसल ये जो पूरी डेमोग्राफी का जो ये तमाशा खेल चल रहा है हिंदुस्तान में, उसे लेकर जो है उन्होंने बड़े वहाँ तमाम मीटिंग की थी। वहाँ जो एसएसबी है, सीआरपीएफ है और जो सुरक्षा एजेंसियाँ हैं, बॉर्डर, नेपाल बॉर्डर, बांग्लादेश बॉर्डर, उन तमाम अधिकारियों से बात की थी। तो एक खबर वो थी जिसके पीछे मैं गया था। दूसरी खबर ये थी जो आपका छत्तीसगढ़ में जो नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा था, जिसका डेडलाइन था 31 मार्च 2026। यूँ तो पूरे देश में, मतलब जहाँ नक्सली माओवादी थे सब जगह जो है ये अभियान चल रहा था, लेकिन चूँकि छत्तीसगढ़ का बस्तर जो है बहुत बड़ा इलाका है, मतलब 5 ज़िले जो हैं इसके बस्तर के, वो नक्सल से प्रभावित थे। बड़े खूंखार जो है माओवादी नक्सली जो है जंगलों में, जो है बस्तर के जंगलों में ऑपरेट करते थे। तो उसे लेकर जो सरकार की मंशा थी, जो ये प्रण था, डेडलाइन था भारत सरकार का, गृह मंत्री अमित शाह का, कि 31 मार्च तक जो है, 26 तक जो है नक्सलवाद जो है देश से ख़त्म कर देंगे। तो उस खबर को लेकर जो है मैंने सोचा था कि मैं बस्तर में जाऊं, क्योंकि बतौर जर्नलिस्ट, बतौर पत्रकार मुझे ये लगा था कि ये मेरी ड्यूटी है कि जब देश में इतना बड़ा काम होने जा रहा है, मतलब एक ऐतिहासिक दिन होगा 31 मार्च 2026 का, जब देश जो है नक्सल से मुक्त होगा, तो बतौर जर्नलिस्ट ये मुझे लगता था कि ऐसी जगह पे मैं जाकर रहूं वहाँ, मतलब एक गवाह के तौर पर या अपने अनुभव के लिए आप जो भी समझ सकते हैं कि। तो मैंने सोचा कि मैं छत्तीसगढ़ में, बस्तर में रहूँगा 31 मार्च के पहले भी और 31 मार्च के बाद भी। तो ये था मेरी यात्रा का, ये दूसरी खबर थी कि नक्सलियों से जुड़ी, जिसकी वजह से मैंने दिल्ली से बाहर अपने पैर निकाले थे। एक तो थी अमित शाह की सीमांचल डेमोग्राफी से जुड़ी खबरें, जिसके तहत मैं इन तमाम 4-5 ज़िलों में गया, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज, उसके बाद फिर नेपाल बॉर्डर, फिर बांग्लादेश बॉर्डर जो लगता है भारत का। और फिर जो है तीसरी खबर थी ये पश्चिम बंगाल का चुनाव। उस समय इतना जोर नहीं पकड़ा था, अभी हफ्ता 10 दिन पहले की बात है, लेकिन मैं बंगाल भी गया था, पश्चिम बंगाल, और वहाँ नॉर्थ बंगाल से मैंने सिलीगुड़ी और फिर नक्सलबाड़ी, फिर आपका मालदा, कूच बिहार, इन तमाम जगहों से होते हुए मैं पहुंचा था कोलकाता, और वहाँ से फिर मैंने जो है रिपोर्टिंग की थी और कई खबरें मैंने डाली भी है। तो इस बीच जो है आपसे जो है सीधी बात नहीं हो पा रही थी, क्योंकि लगभग 20-25 दिनों के लिए मैं बाहर था, इन्हीं 3 खबरों के लिए बाहर था। जैसा कि मैंने बताया, डेमोग्राफी सीमांचल में जो हो रहा है, नेपाल के बॉर्डर पे कैसे जो है अतिक्रमण है, कहीं कहीं तो नो मैंस लैंड है, उसका भी अतिक्रमण है। इसके अलावा जो घुसपैठी हैं जो उस इलाके में छाए हुए हैं, बरसों से कॉलोनियाँ बन गई हैं, तो वो खबर थी। दूसरा मैंने बताया नक्सली अभियान, जो डेडलाइन था अमित शाह का देश का, वो छत्तीसगढ़ में खासकर मेरे लिए वहाँ जाना था। और तीसरा जो है पश्चिम बंगाल का चुनाव। तो इसलिए जो है आपसे इन दिनों जो है बात नहीं हो पाई। तो आज लेकिन जो बात करेंगे वो बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में घूमते हुए जो है लगभग 10 दिन मैं रहा पश्चिम बंगाल में, और नॉर्थ बंगाल से लेकर साउथ बंगाल तक मैं गया। नॉर्थ बंगाल आप समझ लीजिए कि जो नीचे का
इलाका है, मतलब कि जो बिहार से लगता है, किशनगंज से लगता है, जिसमें आपका फिर आता है नक्सलबाड़ी आता है, बागडोगरा आता है, उसके बाद फिर ये सिलीगुड़ी आता है, सिलीगुड़ी से सटा दार्जिलिंग है। तो ये तमाम जो नॉर्थ बंगाल के ज़िले हैं, अलीपुरद्वार है और तो कूच बिहार है और तमाम ऐसी जगहें हैं। तो वहाँ मैंने लोगों से बात की और ये जानने की कोशिश की कि पश्चिम बंगाल में क्या होगा इस बार, क्या होने की संभावना लग रही है। लेकिन एक चीज़ जो मैंने पाई शुरू में, मतलब पश्चिम बंगाल में एंट्री के बाद ही मुझे ये लगने लगा था कि दिल्ली में बैठकर अखबारों में पढ़कर टीवी में देखकर जो बात डर की होती है वो बात सही है। मतलब वहाँ लोग जो है डर के मारे बोलते नहीं हैं। टीएमसी का होगा तो वो तो बोलेगा, लेकिन अगर आप टीएमसी के नहीं हैं, आम पब्लिक हैं, मतलब कोई दुकानदार हैं या कोई भी साधारण नागरिक हैं आप पश्चिम बंगाल के, और टीएमसी के आप नहीं हैं कार्यकर्ता, टीएमसी से नहीं जुड़े हैं, तो फिर लोगों में डर रहता है, वो कुछ भी बोलने से बचते हैं। और ख़ासकर अभी जब चुनाव होना है, वहाँ मैंने सिलीगुड़ी में लगभग कई लोगों से बात करने की कोशिश की, हर तबके के लोगों से, लेकिन सबने जो है कन्नी काट ली, किसी ने जो है बात करने की कोशिश नहीं की। एक ने तो ये कह दिया कि भाई आप, जब बहुत मैंने ज़िद की कि भाई देखो मैं इतनी दूर से आया हूँ, आप लोग बताओगे नहीं तो पता कैसे चलेगा, तो उसने कहा कि भाई ठीक है आप मेरी आवाज़ ले लो, मतलब मेरी आवाज़ रिकॉर्ड कर लो, मेरा चेहरा मत दिखाना। तो फिर मैंने उसकी आवाज़ रिकॉर्ड की और फिर उसका चेहरा नहीं दिखाया। तो ये जो डर वाली बात है ये है, सचमुच है, और आप पश्चिम बंगाल में जाते ही जो है आपको इसका एहसास होगा। और अगर आप बात करना चाहें तो लोग जो है बात करने से डरते हैं। अब इसी के जो है अलग अलग इसकी डिग्री है, मतलब इसकी जो तीव्रता है हर शहर में थोड़ा कम कहीं ज़्यादा है, लेकिन मोटे तौर पर ये जो डर वाली बात है उसमें बहुत सच्चाई है। आप अगर जाएंगे पश्चिम बंगाल तो आपको खुद लगेगा कि हाँ, लोग बोलने से डरते हैं, टीएमसी के खिलाफ़ कुछ कहने से बचते हैं, वो चुप रहना जो है बेहतर समझते हैं। लेकिन इस बार इस डर में एक और चीज़ शामिल है पश्चिम बंगाल का, कि मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ, आप समझें इसे। तो वहाँ जो है ये चुप्पी, जो लोग नहीं बोल रहे हैं, तो उस चुप्पी के बारे में मुझे सिलीगुड़ी में एक सज्जन ने बताया जो कि वहीं के निवासी हैं, मतलब उनकी उम्र जो है 70-75 साल की है। उन्होंने बताया कि देखिए इस बार की जो चुप्पी है ये वही चुप्पी है जो जब लेफ़्ट था, मतलब लेफ़्ट जब गया 34 साल के शासन के बाद, 32-34 साल, तो जो आखिरी चुनाव था लेफ़्ट के हिसाब से, मतलब जब वो हारा तो जो वोट पड़े थे उस समय भी जो है उस चुनाव में वोटिंग के पहले ऐसी ही चुप्पी थी, मतलब कोई कुछ बोल नहीं रहा था, सब के सब चुप थे। लेकिन जब वोटिंग हुई और फिर जब रिज़ल्ट आया तो लेफ़्ट जो है साफ हो गया, चला गया, वामपंथी शासन खत्म हो गया। तो उस सज्जन ने मुझे बताया कि ये चुप्पी वही चुप्पी है, उस समय भी चुप्पी थी और इस बार भी चुप्पी है। तो एक तो चुप्पी है और दूसरा है डर, मतलब डर और चुप्पी को अगर आप मिला लें तो इसके कई फिर जो है अर्थ निकलते हैं, कोण निकलते हैं। अब क्या पता इस बार की जो चुप्पी है, जैसा वो सज्जन कह रहे थे कि लेफ़्ट वाली चुप्पी है, उस समय भी जनता चुप थी और जब वोटिंग हुई तो लेफ़्ट जो है चली गई, लेफ़्ट की सरकार ख़त्म हो गई पश्चिम बंगाल से। तो उनके हिसाब से इस बार भी जो वही चुप्पी, और ये चुप्पी हर शहर दर शहर मुझे दिखा, मतलब क्या नक्सलबाड़ी, क्या कूच बिहार, क्या सिलीगुड़ी, क्या न्यू जलपाईगुड़ी, तमाम जगह, क्या कोलकाता में तो फिर भी जो है टीएमसी के लोग बोलते हैं। लेकिन अगर आज मैं सिलीगुड़ी की बात करूं तो वहाँ भी जो सुबह जैसे कि मैं निकला था तो वहाँ कई लोग बैठे हुए थे, मतलब सुबह के समय 7 बजे के आसपास मंडली बनाकर चाय पी रहे थे। वहाँ एक सिस्टम है पश्चिम बंगाल में, आपने भी देखा होगा, इन दिनों अखबारों में भी छपा है कि पारा मतलब कि मोहल्ला और क्लब। तो वहाँ जो स्थानीय लोग होते हैं पश्चिम बंगाल के, उनको मोहल्ले में बड़े संगठित होते हैं, उनके कोई क्लब होते हैं, वो एक जगह बैठते हैं। बल्कि चाय की भी जो है वहाँ एक अजब दूसरी तरह की परंपरा है, मतलब लोग बैठ कर के बात करते हैं और 1-1 घंटा, 1.5 घंटा उनका सुबह इसी में निकलता है। 5 आदमी 10 आदमी बैठ जाते हैं और उस पर तमाम तरह की चर्चा होती है। तो सिलीगुड़ी में मैं जब सुबह निकला था ऐसे ही बात करने की तलाश में, तो यहाँ एक मंडली मिल गई थी सिलीगुड़ी में, लेकिन उसमें तमाम तरह के लोग बैठे हुए थे। उसमें पत्रकार भी थे, कई प्रबुद्ध आदमी थे, पढ़े लिखे लोग थे और लोकल भी थे जो
दुकानदार मान लीजिए कोई व्यवसाय करता है वो भी था, लेकिन किसी ने जो है इस पर जो है खुलकर बात नहीं की। सब ने अगर कुछ बोला भी तो बड़ा डिप्लोमेटिकली बोला, मतलब दोनों तरफ की बात की। उसकी बात से आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि वो कहना क्या चाहता है, किसके तरफ बोल रहा है, उसकी मंशा क्या है। तो बड़े ही जो है वो एक तरह से गोल मोल तरह की बातें की और ज़्यादातर लोगों ने जो है बात जो है अपने मन की नहीं की। बहुत बिरला कोई मिला जिसने समझ लीजिए कि इशारे में या भावावेश में आकर उसने अपनी मन की बात कही। लेकिन मोटे तौर पर जो है मैं आपको एक बार फिर ये बता दूं कि डर जो है पूरे पश्चिम बंगाल में डर का वातावरण रहता है। लोग बोलते नहीं हैं डर के मारे, कुछ चुप रहते हैं। और क्या पता इस बार की चुप्पी, जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ कि वही चुप्पी है जो 34 साल के लेफ्ट के शासन के बाद दिखा था पश्चिम बंगाल में। तब तो फिर रिज़ल्ट ही कुछ और होना चाहिए। तो ये आज के एपिसोड में जो है मैं सिलीगुड़ी तक छोड़ता हूँ आपने इस पश्चिम बंगाल की यात्रा को, और आने वाले दिनों में जो है मैं आपको पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी से आगे मैं जहाँ गया, कोलकाता और भी तमाम जगहों पर, तो वहाँ मैंने क्या देखा, हवा कैसी है, किसके बारे में जो है संभावना बन रही है, लोग क्या कह रहे हैं, कई जो हिंदू हैं वो क्या बोल रहे हैं, भद्र लोगों की क्या राय है, स्टूडेंट क्या वहाँ बोल रहे हैं। मैं नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी भी गया था जो कि सिलीगुड़ी के पास ही है। फिर वो सिलीगुड़ी में चिकन नेक है, मैं उन तमाम जगहों पर गया जिसे चिकन नेक कहा जाता है, सिलीगुड़ी जो ये कॉरिडोर है। और वो पॉइंट भी देखा जो सबसे ज़्यादा नैरो है, 22 किलोमीटर। तो मैं उस 22 किलोमीटर के चीज़ों को भी देखा। बॉर्डर तक गया, बांग्लादेश का जो बॉर्डर है लगता है भारत का, वहाँ भी गया। नेपाल का जो किशनगंज से बॉर्डर लगता है गलगलिया, वहाँ भी गया। तो तमाम तरह की बातें हैं मेरे पास और तमाम तरह की चीज़ें मैंने वहाँ देखी है, मतलब किशनगंज से लेके कोलकाता तक। तो वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मेरा अभी जो है फोकस रहेगा आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल चुनाव पर। तो ये आज मैंने इसकी शुरुआत की है और जिसमें मैंने आपको बताया है कि डर और चुप्पी इस बार जो है पश्चिम बंगाल में है। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। आप